हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी चल रही है क्या क्लास आप सबकी? क्लास स्टार्ट हुई थी और अचानक बंद हो गई। अभी चल रहा है, दिख रहा है आप सभी को? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं। राहुल, राम, घनी, राजेश, रंजीत, नेहा, अंकिता, सुनील, विक्रम, मीनू, मान सिंह। चलो, अभी मतलब क्लास चालू हो चुकी है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 88 तक कल हमने किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 से शुरू करेंगे, है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट। शुभारंभ किया जाए, है ना? क्लास अचानक बंद हो गई थी ना चालू होके। ओके, चलिए। मोम के घनाभ ठोस ब्लॉक के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। एक का क्षेत्रफल है 216, एक का है 96, एक का है 144। इसे पिघलाया जाता है, समान आकार के 8 घन बनते हैं। तीन घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठोस ब्लॉक के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल। देखो ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे कह रहे हैं कि एक घनाभ एक इस प्रकार का आपको इन्होंने घनाभ दिया हुआ है ना? एक इस प्रकार का घनाभ है। इन्होंने ये कहा, मैं आपको समझाता हूं क्योंकि आप यहां पे गलती कर सकते हो। हाँ, आपसे कहा है कि तीन आसन्न फलक, इंग्लिश में भी लिखा होगा इन्होंने एडजासेंट फेसेस, है ना? अगर आपसे कहा है 216, मतलब आप ऐसे समझें, मान लीजिए ये जो फ्रंट है इनका, है ना, ये जो फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल है 216। ठीक है। फिर ये जो अपर साइड दिख रहा है, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल है। अब यहां पे आपको किस चीज की जरूरत होगी? भाई मान लो कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा बी और एच। तो मान लेते हैं कि ये कितना है, 96 है। और ये जो आजू बाजू का क्षेत्र है ना, आजू बाजू का जो क्षेत्र है, इसको मुझे ऐसा लेना पड़ेगा एल इंटू एच, और इसको लेना पड़ेगा बी इंटू एच, और ये कितना हो जाएगा 144। समझ में आया? ये जो सामने वाली फेस है, सामने वाला जो फलक है, इसका क्षेत्रफल है एल इंटू बी, मतलब यहां पे लंबाई और चौड़ाई का योगदान है। फिर जो ऊपर वाला है उसका है लंबाई और ऊंचाई, और जो बाजू वाला है वो है चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसे ये तीनों का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। बताइए, लॉजिक समझ में आया? तो आपको पता चल गया कि भाई एल इंटू बी की वैल्यू, यहां लिख लेता हूं मैं, एल इंटू बी की वैल्यू 216 है। एल इंटू एच की वैल्यू, ठीक है, एल इंटू एच, एल इंटू एच की वैल्यू कितनी है 96, और बी इंटू एच की वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 144। अब आपको ना यहां पे कुछ सोचना है। बी इंटू एच इज इक्वल टू 144, ऐसे ले लेते हैं इसको, है ना? अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तोड़ना है, क्योंकि आपको एक चीज दिख रही है, इन दोनों में एल कॉमन है, इन दोनों में एच कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है ना? तो जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 96 है, तो मान लो कि भाई ये है 12 इंटू 8, 1296, है ना? अब क्योंकि इन दोनों में एच कॉमन है, तो क्या यहां पे ऐसा हो सकता है क्या, 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12, तो यहां पे ये कॉमन हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एच दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 12 कॉमन है। अगर यहां पे 12 कॉमन आ जाए, तो सोचो यहां पे ये 12 से कटेगा क्या, 12 एकम और 12 96, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में आपकी ऊंचाई और चौड़ाई एक जैसी हो रही है। तो हम यहां पे, अब यहां पर क्या है, वही सेट बना के हमें देखना पड़ेगा अलग अलग कि क्या यहां पे पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। समझ आई बात सभी को? हाँ। अब अगर ये ना होके, अगर ऐसा हो जाता कि मान लें कि भाई यहां पे 8 है, तो अगर इसमें भी 8 होता, तो उस केस में फिर पूरा खेल बदल जाता। अगर यहां 8 होता तो 8 एकम 8, और 8 इंटू 8 64 या 18 हो जाता,
क्योंकि यहां 18 है तो यहां पे 18 लेना पड़ेगा, तो 18 एकम और 18 दूनी, तो यहां पे ये आ जाता। इस केस में फिर चीजें फिर बदल जाती है ना। अब दोनों को आपको करके देखना पड़ेगा, उसके चांसेस थोड़े से कम थे, है ना। तो अब देखो हमें क्या मिला भाई, मेरे पास एल है, बी है, एच है। मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बी, तो यहां पे दोनों में कॉमन क्या है 18। फिर यहां पे एल है, यहां पे दोनों में कॉमन क्या है एच, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है 8। और एल बचा, तो एल हमारा क्या हो जाएगा 12। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपका सेट हो सकता है। आई बात समझ में। हाँ, चलिए अब इसे पिघलाया। आप जब इसे पिघलाएंगे तो आपको चाहिए आयतन, यानी एल इंटू बी इंटू एच। आप जब इसे पिघलाएंगे तो ये आ जाएगा 12, 18 और 8। और ये 8 वर्ग में टूटेगा, सॉरी 8 घन में टूटेगा। ठीक है, तो एक घन का आयतन, एक घन का आयतन ए क्यूब होगा, तो 8 का कितना, तो आप इसको 8 से भाग दे देंगे, उससे ए क्यूब आ जाएगा। मैं एक बार और आपको पूरा समझा दूंगा, है ना। 4 से 2 बार कैंसिल हो गया, 4 से 3 बार हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4 बार, है ना। तो 4 तिया 12 और 18, तो 12 और 18 का गुणा करोगे तो 216 आएगा। और 216 किसका घन होता है, 6 का। यानी जो इन तीनों को, इसको, इस घन को पिघला के जो घनाभ बनाया जाएगा, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, उसकी प्रत्येक भुजा 6 आ जाएगी, है ना। अब ये हो गया। अब ऐसे 3 घन बताने हैं, उनका पार्श्व क्षेत्रफल बताना है। केवल कितने घन, 3, और उनका केवल क्या बताना है, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है 3 घनों का। एक घन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक घन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4a², तो 3 का कितना, तो 3, 4 और 6 का वर्ग 36। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12, 12 इंटू 6 72, और 12 तिया 36, 36 में 7 जोड़ दिया 432, 432 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में कम आया है, एक बार मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। सवाल बहुत बढ़िया है लेकिन, है ना। चलिए एक बार फिर से आपको पूरा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से बातों को समझना, है ना। इन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि भाई एक घनाभ है, उसके तीनों फलक, जो तीनों फेसेस हैं, उनका क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई जो भी होगा, ये लंबाई चौड़ाई है 216, ऊपर वाले का 96, बाजू वाले का 144। तो हमने यहां पे इनको तोड़ा, हमने अनुमान लगाया कि भाई कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो तीनों का सेट बना सके, है ना। तो आपने ये सबसे पहले सोचा कि 96, चलो 12 96 ले लेते हैं। अगर यहां 8 है तो हो सकता है यहां भी 8 हो, तो ये 18 हो गया। ये 18 है तो ये 18 इंटू 12 हो गया। तो आपको यहां पे दिख गया दोनों में बी कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 18 कॉमन है, तो बी की वैल्यू 18 हो गई। फिर यहां पे एच है, यहां पे एच है, तो यहां पे एच की वैल्यू 8 है, यहां पे एच की वैल्यू 8 है, तो एच की वैल्यू 8 हो गई, तो बचा एल, और एल हो गया आपका 12। फिर आपने इस बड़े घन को पिघला के 8 छोटे छोटे घन बनाए, तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और ये 8 घनों के बराबर है ए क्यूब। तो आपको यहां पे पता चला कि एक घन की जो भुजा है वो कितनी है, 6 है। अब ऐसे आपको 3 घन का वक्र पृष्ठ बताना है। एक घन का कर्व सरफेस एरिया वो होता है आपका 4a²। तो आपको 3 का बताना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आंसर विल बी 432, 432। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट देखिए सब लोग। पढ़ो अच्छे से।
हो गया। ठीक है, देखिए यहां से आपको जो सवाल पूछा गया है, 1 मीटर लंबा पाइप बाहरी त्रिज्या के बराबर आंतरिक व्यास के साथ बनाया जाता है। पाइप में 88/7 घन मीटर पानी आ सकता है, बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली काफी सारी बातें कही गई है ना। पाइप में इतना पानी आ सकता है, मतलब ये आयतन है। ये क्या है भाई? आयतन है। ये है पाई आर स्क्वायर एच, जो किसके बराबर है? जो 88/7 के बराबर है। इसे बनाने के लिए कितनी सामग्री लगेगी? अब क्योंकि पाइप है, जैसे ही इन्होंने कहा पाइप, तो आपके दिमाग में पाइप सुनते ही क्या आ जाना चाहिए? आपके दिमाग में पाइप सुनते ही बेलन आ जाना चाहिए। और इन्होंने कहा बाहरी त्रिज्या आंतरिक व्यास के बराबर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो पाइप है ये खोखला है। ये जो पाइप है वो कैसा है? खोखला है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये आपका ऐसा होगा, देखो खोखला बेलन आप समझते ही हैं, हॉलो सिलेंडर, है ना। तो ये जो पाइप है, अब इसमें आपको पता है कि दो त्रिज्याएं काम करती हैं। ठीक है, इस प्रकार का है। अब यहां पे अगर मैं यहां से बाहर तक जाता हूं एक, और यहां से अगर अंदर तक रह जाता हूं, इन्होंने कहा बाहरी त्रिज्या आंतरिक व्यास के बराबर है। सोचिए, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर कर दें और आंतरिक त्रिज्या के व्यास के बराबर है, यानी वो 2r के बराबर है ना। व्यास क्या होगा? अंदर वाली त्रिज्या का व्यास क्या होगा? डबल। तो इन्होंने इनडायरेक्टली हमें यह कहा कि बाहर की जो त्रिज्या है और अंदर की जो त्रिज्या है वो दुगनी है। अंदर अगर एक है तो बाहरी त्रिज्या दो है। अंदर की त्रिज्या अगर एक है तो बाहर की त्रिज्या कितनी है भाई? बाहर की त्रिज्या आपके पास दो है। क्या आप सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बोलो। हाँ, फिर मैं आगे लेकर चलूं आपको। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22/7। आर की वैल्यू मुझे नहीं पता। एच इन्होंने दिया है क्या? एच भी शायद इन्होंने नहीं दिया, है ना। एच भी इन्होंने नहीं दिया। और 88/7, क्योंकि कहीं भी इन्होंने पाइप की लंबाई या इस प्रकार से कोई भी बात नहीं करी है कि करी है। ठीक है, समझ गए इतना। 1 मीटर लंबा पाइप, अरे 1 मीटर लिखा तो है, सॉरी, 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर ही आ गया। चलिए सॉल्व करिए। 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 22 से आपका 4 कैंसिल हो गया। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो आपको पता चल गया कि अंदर की त्रिज्या वास्तव में कितनी है। अंदर की त्रिज्या वास्तव में 2 है। तो अगर अंदर की त्रिज्या 2 है तो बाहर की त्रिज्या कितनी होगी? 4। अंदर की त्रिज्या 2 है तो बाहर की त्रिज्या कितनी होगी? 4 होगी। ये दोनों बातें आपको पता चल गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसे बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है, यानी खोखला बेलन का आयतन पूछा है। और खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच। ये खोखले बेलन का आयतन है। उस पाइप को बनाने के लिए कितने वस्तु की आवश्यकता है, यह आपसे पूछा गया है। ये आ जाएगा आपका 22/7। आर का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग हो गया 4, और एच आपका कितना है? 1 है। तो ये आ गया आपका 22/7, मल्टीप्लाई में 16 में से 4 गया तो ये 12 आ गया। 12 का दुगना 24, 24 और 2 26, इसको 7 से भाग दे दो तो 7 तिया 21, है ना। बचेगा 5 और 4, 7 इंटू 7 49, 49, 37.7 में आपका आंसर आ जाएगा, 37.7। यस, यहां से बेलन, शंकु, गोला, अब ये सब के प्रश्न आने वाले हैं।
ओके भाई, समझ आ गया। अंदर की त्रिज्या से डबल बाहर की त्रिज्या है, ये मुझे इससे पता चला। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी खोखले बेलन का आयतन पूछा था जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मुझे पता चल गया कि अंदर की त्रिज्या 2 है। अंदर की त्रिज्या 2 है तो बाहर की त्रिज्या 4 है। अब पूरे बेलन को बनाना है ना। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच। वैल्यू रखी, आंसर आ गया। एक और दो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर ये एक है तो वो दो है, वो तो एक उदाहरण था। हम्म, चलिए पढ़िए इसको। एक लंब वृत्ताकार बेलन सिलेंडर की ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई की 5 गुना है। रेडियस जो है वो हाइट की 5 टाइम्स है। बेलन की ऊंचाई 3.5 है, तो आयतन ज्ञात करिए। देखिए ऊंचाई कितनी है 3.5, और अगर मैं इसका 5 गुना कर देता हूं, क्योंकि ऊंचाई का 5 गुना है ना, तो ये हो जाएगा 25 का 5, 15, 16, 17 यानी 17.5। तो बेलन का आयतन बताना है, एंड द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया आपका 22/7, आर का स्क्वायर यानी 17.5 इंटू 17.5 और इंटू एच, और एच का मतलब क्या है यहाँ पे 3.5। अब बस इसको सॉल्व करना है। बोलने में बस है, करने में बहुत ज्यादा है ना। हम्म, ठीक है। इन्होंने कहा कि त्रिज्या जो है हाइट की 5 टाइम्स है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको हम डिजिटल सम से कर सकते हैं, एक बार के लिए करके देखते हैं ना। तो 7 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आपका 0.5 आ गया। अब मैं डिजिटल सम लगाता हूं, देखना आप लोग कैसे, है ना। ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 7 और 1 8 5 13, 13 का मतलब भी 4, फिर 13 का मतलब 4, और ये आपका कितना हो गया 5। 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, 64 मतलब 1, और 1 इंटू 5, इसका पूरे का डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। भाई 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 को आपस में जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 मतलब 1, 1 में 5 का गुणा होगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, है ना। जैसे यहां पे देखिए 6 और 3 9 गया, फिर आपके पास है 7 5 12 8 20, 20 और 3 हो गया 23, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5 है। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 और 3 9, 5 और 4 9, और 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है। 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। फिर 8 7 15, 5 20 और 3 23। अब कुछ नहीं हो सकता भैया, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी डिजिटल सम 5 आ गया। फिर 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9, और यहां भी डिजिटल सम कितना है 3 है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, दो वाले ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए, है ना। एक बार स्कोर देख लेते हैं, 7 और 2 9 गया, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 मतलब कितना हो गया 5। अब दो दो ऑप्शन में हम उलझ गए, जिनका डिजिटल सम कितना आ रहा है, जिनका डिजिटल सम 5 आ रहा है। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। इकाई अंक से आप कर नहीं पाओगे, आंसर थोड़े से दूर दूर है। अब क्या करें, अब क्या करें। हम्म, ठीक है। ए आंसर देख के आपने लगा दिया, लेकिन बी भी तो है यहां पर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, अब मुझे यहां पर, भाई देखो अब एक आपका डिजिटल सम तो हो गया, ठीक है, डिजिटल सम तो अपना काम दिखा गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 22 का 5 में गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 मतलब ये 11 आ गया। 17.5, 17.5 यानी 175, 175, तो 5 और 5 हो गया आपका 25,
और 17 और 18 कितना होता है, ये होता है 289 प्लस 17 यानी 9 और 7 16, 8 9 और 1 10 और एक ये 3 है ना, 11 तिया 33। देखो मैं क्या कर रहा हूं आप समझना, मैं एक लगभग आंसर निकाल रहा हूं। 17.5 में जब 17.5 का गुणा करोगे तो ये आएगा 306.25। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब सोचो 11 तिया 33, आंसर आपका 3300 और समथिंग समथिंग में जाना चाहिए, तो आंसर आपका फिर क्या आएगा, आंसर आपका 3300 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम तो यहां पे लगा, लेकिन डिजिटल सम से भी दिक्कत क्या हो गई कि दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ गया है ना। तो हमने क्या करा कि 22 का 5 में गुणा करा, 0.5 में 11, 175 का वर्ग लिया, ये आया। देखो 11 तिया 33, आंसर 3300 के आसपास आएगा, 3800 थोड़ा दूर हो जाएगा। तो बी आपके प्रश्न का आंसर नहीं होगा, केवल ए आपके प्रश्न का आंसर हो सकता है। समझ गए? तो आपने डिजिटल सम प्लस अप्रोक्सीमेशन यहां पे आपने यूज किया। फिर एक और अच्छी नई चीज आपको सीखने को मिली। चलें आगे। हाँ, यूनिट डिजिट नहीं लगा पाओगे आप उसमें ना, क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 616 है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन बताइए। भाई बेलन के आयतन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ना मुझे आर पता है ना एच पता है। अब आपको पता है कि बेलन का जो आधार होता है, बेलन का जो आधार है वो एक वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, जो अपने आप में कितना है 38.5 है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको आर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, फिर आपसे कहा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। और इस 2 पाई आर एच को रखोगे तो आपको इससे पहले इधर से आर पता लगाओ, उस आर को यहां रखो, फिर एच पता लगाओ। इधर से आपको आर पता चला, इधर से आपको एच पता चला, इन दोनों को यहां रख के वॉल्यूम में लगाओ। ठीक है, आपको मेन काम मैंने बता दिया, करके आप बताएंगे मुझे। इससे आर पता लगाओ, उस आर को यहां रख के एच पता लगाओ, और आर और एच की वैल्यू को यहां रख के वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बताओ। करो जल्दी से। हाँ बताओ भाई आंसर। एक मिनट रुको, क्या हो गया ये। हाँ ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, करो। हाँ जी, आगे आंसर। वेरी गुड। देखिए आप सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, ये, ये हो गया 22/7 आर का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 385/10, है ना। अच्छा, ये 11 से कैंसिल हो सकता है, देखो 11 से 2 बार, 11 से 35 बार। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर का स्क्वायर, 35 का मतलब होता है 5 × 7, और एक 7 यहां से आ जाएगा और यहां 2 हो जाएगा, और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, है ना। तो यहां पे ये हो गया 7
और ये हो गया आपका 0.5, है ना? ठीक है, सही है। अच्छा 10 भी है अपने पास, है ना? 10 भी है, तो नीचे आपके पास 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो रहा है 35। 35 का अगर आप 5 गुना करोगे, 35 का अगर आपने 5 गुना किया तो 25, और 15 16 17, और इसका अगर आधा किया तो ये हो जाएगा 2 × 8 16, 2 × 7, ठीक है, 2 × 8 16, 2 × 7 14, और 2 × 5 10, यानी ये हो रहा है आपका, ठीक है ना, 11 तिया 33, और 11 × 5 55, 11 दूनी 22, यहां तक ठीक है। और हम्म, सही है यहां तक। 1078 इज द आंसर। अच्छा ठीक है, ये आपका कितना 3.5 आ रहा है क्या? 3.5, है ना? इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका हो रहा है 3.5, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये हो गया 35, ये 7 उधर गया, ये 2 है, और ये 10 है, इन सब के ऊपर आपका स्क्वायर रूट लग गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3.5 बार। अब थोड़ी देर बस ऐसे ही सोचो कि 35 35 है तो बाहर तो 35 आए गई, और नीचे एक अंक यहां है और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर एक अंक के बाद दशमलव आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। इसको रख दो यहां, तो ये आ गया 2, 22/7, 3.5 इंटू एच बराबर 616, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, आप एक चीज देखो, 3.5 के दुगने से 7 कट गया, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा क्या? या 11 से कैंसिल करोगे, 11 × 5 55, 11 × 6 11 × 2 2 से कट गया, ये 28 बार। तो आपको यहां से हाइट पता चल गई, इसकी ऊंचाई पता चल गई, विच इज 28। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 28। अब आपको बस यहां पे रख देना है। तो अब वॉल्यूम बताना है, तो 22/7, आर का स्क्वायर यानी 35/10, 3.5 को मैं 35/10 35/10 लिख रहा हूं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 28। सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। 7 से आप इसको उड़ा दोगे तो 4 हो जाएगा। डिजिटल सम हम यहां पे बिंदास लगा सकते हैं, है ना? डिजिटल सम लगा लो आप। तो देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 5 3 8, 5 3 8, 8 और 8 64, 64 मतलब 1, और ये हो गया 4 × 4 16, 16 का मतलब कितना आ गया? 7। जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आना है? उसका डिजिटल सम 7। 5 5 10 2 12 नहीं हो सकता। 4 3 7 और 2 9, बचा 1 नहीं हो सकता। 8 और 1 9, बचा 4 नहीं हो सकता। 8 और 1 9 गया, बचा कितना? 7 हो सकता है, क्योंकि 7 मुझे चाहिए। तो डी आपके प्रश्न का आंसर है। इसको आपने डिजिटल सम से उड़ा दिया। आया समझ में? हाँ, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ठीक है भाई। चलिए आगे, नेक्स्ट। दो समान जगों की ऊंचाई, जग मतलब क्या हो जाएगा आपका? जग मतलब जग, है ना? 8 और 12 है। समान जग है मतलब आप समझिए, जग को भी एक प्रकार से आप बेलन ही मानोगे। जो जग होंगे उनको भी आप एक प्रकार से क्या मानोगे? उनको भी एक प्रकार से आप बेलन ही मानोगे, है ना? इस प्रकार का जग हो जाएगा। अब एक जग की हाइट ज्यादा है, ठीक है। दो जग हैं, समान है, समान जग है, और हाइट अलग अलग दी है, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है।
लेकिन इधर इसकी ऊंचाई 8 है और इधर इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 है। ऊंचाई अलग अलग है, रेडियस सेम है, त्रिज्या बराबर है ना। छोटे जग की क्षमता 80 है, बड़े जग की क्षमता क्या है? क्षमता का मतलब आयतन होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, या चलो ठीक है, इसकी क्षमता 80 है, तो देखो पाई मतलब 22/7, आर अपने को नहीं पता, एच अपने को पता है जो कि 88 है ना। यहां पे 8 से कैंसिल हो गया ये 11 बार, 11 से कैंसिल हो गया ये 2 बार, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। सही है क्या बात? और अगर यहां से ये हटेगा तो आर के ऊपर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी √7/2। हाँ या ना? समझ गए सभी इतना? हाँ, क्लियर। अब आपसे बोला है बड़े जग की क्षमता बताओ, तो बड़े जग की क्षमता में इसको रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया 22/7। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 7/2 आ जाएगा क्या, और एच कितनी है, 12 है ना। तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, और 6 से अगर मैं उड़ाता हूं तो ये 132 आना चाहिए। कुछ मिस्टेक करी क्या अपन ने? बड़े जग की क्षमता आपको बतानी है। 6 दूनी 12 और 12 132, √7/2। देखो 8 से कट गया 11 बार, 11 से 2 बार, 7 ऊपर 2 नीचे, तो √7/2 आ गया। इसको अगर हम यहां पे रख रहे हैं तो 7/2 पाई ये हो गया, 2 से कट गया 6 बार, 6 का तो 132 आना चाहिए। हम्म 80 है, मैंने 88 लिख दिया। अरे यार, 80 था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 80 है तभी गलत हो गया। 80 है ना, 88 कर दिया था मैंने। चलो ठीक है, ये आ गया आपका 22/7। आर मुझे नहीं पता, ऊंचाई 8 है, और ये आपका क्या है, 80 है। ठीक है, तो 8 से अब ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और ये हो जाएगा 5 बार। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 35, 35/11, और ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच वापस से लगा देंगे, ये आ जाएगा 22/7। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 35/11 ही आएगा, और ऊंचाई कितनी है, 12। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, 5 का दुगना 10, 10 और ये 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा। 120, 120। ओके, आया भाई समझ में? ठीक है, अब अगर हम यहां पे इतना सब ना करते तो एक काम और कर सकते थे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, जो फर्स्ट जग है इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर H1, और जो दूसरा वाला है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई पाई आर स्क्वायर H2, है या ना। अब हमें पता है कि पाई से पाई और दोनों की रेडियस सेम है, तो इनके आयतन का अनुपात इनकी ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि एक की ऊंचाई 8 है, एक की ऊंचाई 12 है। अब अगर इसका आयतन 80 है, 8 की वैल्यू 80 है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी भाई, 12 की वैल्यू 120 होगी। हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे। समझ आया? आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि आयतन का अनुपात अगर निकालने जाओगे तो आयतन का अनुपात वही होगा जो उनकी ऊंचाई का अनुपात है। इसकी ऊंचाई 8 है, आयतन 80, 8 बराबर 80, 1 बराबर 10, 12 बराबर ये, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 120। पूरा जो हमने किया था वो करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। एक बेलन की ऊंचाई 45 है, आधार की परिधि 132 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। उम्मीद है आप इसको बता सकते हो। हम्म, हाँ,
कमेंट सबका दिखता है सपना जी, सबका कमेंट दिखता है। देखिए बेलन की ऊंचाई 45 है, आधार की परिधि। अब बेलन का जो आधार होता है, बेलन खड़ा होता है एक वृत्त पर, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जो किसके बराबर है 132 के बराबर है। तो यह आ गया 2, यह आ गया आपका 22/7, यह आ गया आपका r इज इक्वल टू 132। इससे आपको r मिल जाएगा जो अपने आप में कितना है 21 है क्या। 22 का दुगना 44, 44 से कटा 3 बार, तो यह आ गया आपका r। तो आपको पता चल गया कि त्रिज्या कितनी है 21, ऊंचाई आपको पहले से पता है जो कितनी है 45। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πr(h) आपको बताना है। तो यह आ गया 2 पाई का मतलब हो गया 22/7, r आ गई 21, h आ गई आपकी 45। अब मुझे यहां पे एक चीज दिख रही है, देखो 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 का गुणा किसी से भी करिए डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 का गुणा किसी से भी करिए 9 ही आएगा। तो यहां पे 6 और 3 9 गया, बचा 6, आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, बचा 6, आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, बचा 5, आंसर नहीं हो सकता। 9, 5 और 4 9 यानी 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर डी आ जाएगा 5940। तो आपने डिजिटल सम से इसको आराम से निपटा दिया। समझे बात? अब सीख गए तुम लोग भी ना डिजिटल सम। हो गया, आया मजा? चलिए आगे। बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन 88 और 132 है। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई बताइए। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) और आयतन क्या होता है πr²h, है ना। और आपको दोनों दिया हुआ है, तो आपको बोला है उस वस्तु की ऊंचाई, लेकिन ऐसा करने पे ये कट जाएगा, ठीक है। एच से एच ही कट जाएगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलो बताओ क्या करेंगे फिर। हाँ जी, ओके। अगर अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। डिजिटल सम हमारे लिए वरदान है। डिजिटल सम कहां अप्लाई होगा ये सीखना बाकी है। देखो जहां कैलकुलेशन टफ आ जाए वहां पे डिजिटल सम लगेगा, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए 2πr(h) की वैल्यू कितनी है 88 है, और πr²h की वैल्यू कितनी है 132 है। मुझे यहां पे एक बात दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं चलो थोड़ी देर के लिए इसको 2 से कैंसिल कर दूं, तो ये बचेगा πr(h) जो कि 44 के बराबर होगा, है ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो πr और h, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बताओ जरा। भाई 2 से मैंने कैंसिल करा तो हमारे पास बचा केवल क्या πr(h), है ना। तो πr(h) की वैल्यू कितनी है यहां पे 44 है। अब अगर यहां पे हम एक काम करें, समझना, अगर πr और h की जगह मैं 44 रख दूं, ठीक है, इसकी जगह 44 रख दूं, तो मुझे r की वैल्यू पता चल जाएगी जो आएगी 3। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसको रखेंगे हम यहां पे, किसी में भी रख दो, यहां रख दो। तो पाई का मतलब है 22/7,
आर की वैल्यू 3 है, एच नहीं पता और सबकी वैल्यू 44 है। आर पता चल गया ना। तो देखो 22 से कैंसिल हो गया ये 2 बार, और एच कितना आ गया, 7 का दुगना 14/3, 3 इंटू 4 12 और 2/3, ये हो जाएगी आपकी हाइट, ऑप्शन ए। ओके, हम इनको क्लब कर सकते थे, जो हम कर रहे थे उससे हमें आर की वैल्यू पता चलती, उस आर को आप कहीं भी रख के फिर आंसर बता सकते थे। आर की वैल्यू पता चलने पे यहां रख दो या यहां रख दो, एच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। हाइट इज 4/2/3। ठीक है, बढ़े आगे। इसको देखिए, पढ़ें इस सवाल को ध्यान से। ठीक है, एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों पर खुली है, एक धातु की शीट से बनी है जो 0.5 सेंटीमीटर मोटी है, इसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, ट्यूब बनाने में कितनी धातु का प्रयोग होगा? बोलो। हाँ जी, देखो आपको यहां समझ में आ गया, बेलनाकार ट्यूब दोनों सिरों पर खुला है, मोटाई बाहरी त्रिज्या दी हुई है, मोटाई दी हुई है, बाहरी त्रिज्या दी हुई है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से खोखला बेलन है। ये क्या है, ये खोखला बेलन है ना, ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आंसर क्योंकि पाई में है तो मैं पाई को नहीं छेड़ने वाला। आर स्क्वायर, देखो इन्होंने बाहरी त्रिज्या 4 दे दी, तो बाहरी त्रिज्या अगर 4 है तो और मोटाई दे दी, कि जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि मोटाई हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है ना, मोटाई हमेशा दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर बाहर की त्रिज्या 4 है तो अंदर की त्रिज्या में से वो मोटाई कम हो जाएगी, यानी जो आंतरिक त्रिज्या है वो 3.5 हो जाएगी। और हाइट आपको दी हुई है, यानी लंबाई आपको दी हुई है, जो कितनी है, 2 है। ये पाई रहेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक बार हो जाएगा 7.5, और एक बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में 2, है ना। तो और क्या कर सकते हैं, अच्छा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है यहां पे, लंबाई मीटर में है और बाकी दोनों चीजें सेंटीमीटर में है, तो या तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 का गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये 2 जीरो और 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 5 का दुगना 10, 10 का गुणा करा तो 750 पाई इज द वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा 750 पाई, 750 पाई। बोलिए। आया समझ में? है ना, और ये आपको समझ में आ गया ना भाई, बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या 4 है और मोटाई कितनी है, 0.5 है, तो अंदर वाली त्रिज्या क्या होगी, 4 में से 0.5 जाएगा, इसलिए वो आएगा 3.5, 3.5।
ठीक, डन। ओके, और यहां पे आप चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे। 4 का वर्ग 16, 16 मतलब 7, ये हो गया 5 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 मतलब 1, और ये कितना है 2, तो 7 में से 1 गया 6, 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना आ गया 3, तो डिजिटल सम 3 होना चाहिए, 7 और 5 12, 12 मतलब 3, तो आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते थे, है ना। केवल इतने में ही काम हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 16 मतलब 7, 5 3 8 का वर्ग 64, 64 मतलब 1 और 2, तो 7 में से 1 गया 6, 6 का दुगना 12, 12 मतलब 3, तो 3 कहां है, 7 और 5 12, भाई ये 5 और 4 9 है, 5 5 10 मतलब 1 है, और ये 8 है, 7 और 5 12, 12 मतलब 3, तो डिजिटल सम आप यहां पे लगा सकते थे। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देकर जा रहे हैं हम। कल वापस मिलते हैं अपने समय पर और इसको आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। आने वाले 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एल्जेब्रा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 2-3 दिन में मेंसुरेशन आपका खत्म होगा, ठीक है भाई। चलिए, माय कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे, मैथ फाउंडेशन दिखेगा आपको, एक रिकॉर्डेड है और एक मैथ फाउंडेशन का फोल्डर है, वो लाइव है, तो ये सारे लेक्चर्स, इनकी पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे उसके अंदर आराम से मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना, ठीक। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।